दोस्तों, अगर आप लॉन्ग वीडियो को हाई क्वालिटी इमेज के साथ देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को 200 लाइक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे सेनपाई एक्सप्लेन के चैनल पर प्रमोट करें। जैसे ही हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, आपके लिए डेली लॉन्ग वीडियो रिलेटिवली हाई क्वालिटी इमेज के साथ आएंगी। मुझे पता है कि आप इसे पूरा कर लेंगे, क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। दंग शेंटोंग ने अपने डेटा से सामने खड़े विशालकाय आदमी की जानकारी मिलानी चाहिए, लेकिन कोई मेल नहीं मिला। इसका मतलब है यह इंसान शायद अपना चेहरा बदल कर आया है। चेहरा बदला है? जांग यी ने सिर टेढ़ा किया। उसे लगा इसकी जरूरत ही नहीं थी। डीमंस आई में सबकी असली ताकत दिख ही जाती है। उसे लगता है सामने वाला कोलंबिया का छिपा हुआ ताकतवर आदमी है। कार्डाइल्स और कनेरो मुख्य लीडर नहीं हो सकते। मैं उनकी ताकत जानता हूं। कोलंबिया में सिर्फ कुछ ही बिशप लेवल एलियंस हैं। ब्रायन के अलावा और कौन? डेंग ने कहा। एक और है, कोट नाम है एडम स्मिथ, लेकिन वो बहुत समय से नहीं दिखा। डेंग ने सामने खड़े मुस्कुराते विशाल आदमी को देखा और बोला, यह वो नहीं हो सकता। एडम चेहरा नहीं बदलता। जांग यी को बात में दिलचस्पी आई। तो तुम कह रहे हो कोलंबिया में एक ताकतवर एलियन 3 साल से छिपा बैठा है? डेंग बोला, यह मुमकिन है मेरे सुप्रीम लॉर्ड। जांग यी ने पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? डेंग ने कहा, कोलंबिया 300 साल पहले बना था और बहुत तेजी से ताकतवर बन गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने किसी बाहर की सभ्यता से तकनीक पाई है। जांग यी सोच में पड़ गया। मतलब उन्होंने अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से पहले ही संपर्क किया होगा? डेंग ने बताया, कोलंबिया में एक जगह है, अबिस नंबर 51, जो अभी भी बंद है। जांग यी को न्यूटन की बात याद आई, जिसने बताया था कि कोलंबिया की एक टीम गहराई में गई थी और किसी रहस्यमयी सभ्यता से मिली थी। तो यह आदमी शायद वहीं से आया है और अब पहली बार दिख रहा है। डेंग बोला, यह सिर्फ मेरा अंदाजा है। जांग यी को अब यह सब ज्यादा दिलचस्प नहीं लग रहा था। उसे बस यह जानना था कि सामने वाला कितना ताकतवर है। तभी एक आदमी बोला, केओस, बहुत समय बाद मिल रहे हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जांग यी नीचे उतरा और सबको देखा। उसने कनेरो से कहा, मुझे तुम्हारा पुराना काउबॉय लुक ज्यादा पसंद था। कनेरो बोला, अब यह ज्यादा काम का है, तुमसे ही सीखा है। उसने एक नए आदमी को दिखाया। यह है हमारी टीम का लीडर, चैरन। चैरन मुस्कुराया। मिस्टर केओस, आपसे मिलकर खुशी हुई। जांग यी ने देखा, यह नाम नॉर्स मिथोलॉजी के स्टिक्स नदी के नाविक का था। बहुत ही अनजाना नाम, लेकिन यह आदमी असाधारण लग रहा था। तभी ओलिव आया और पूछा, केओस, क्या तुम स्पीयर ऑफ लॉन्गिनस लाए हो? जांग यी ने कहा, हां बिल्कुल। फिर औदिब्याओ आया और बोला, अब सब आ चुके हैं, चलो निकलते हैं। उसने जांग यी से कहा, सीलिंग स्टाफ मुझे दो, इससे दरवाजा खोलूंगा। जांग यी मुस्कुराया, यह बहुत मुश्किल से मिला है, मेरे पास ही रहे तो अच्छा है, जरूरत पर तुम्हें दे दूंगा। जांग यी ने जब स्पीयर ऑफ लॉन्गिनस देने से मना किया तो ओडिब्याओ ने गुस्से में कहा, यह चीज तुम्हारे किसी काम की नहीं है, उल्टा मुसीबत ला सकती है, इसे मेरे पास रहने दो। जांग यी समझ गया कि यह बूढ़ा काफी कुछ जानता है, लेकिन वो चीज किसी और को नहीं देना चाहता था, जिससे बाद में वो फायदे में रहे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह चीज बहुत बड़ी है, 200 मीटर की, मैं साथ लाया हूं, जब जरूरत हो तो मुझसे ले लेना। ओडेबियाओ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। ठीक है, लेकिन याद रखो, एक दिन तुम्हें इसका इस्तेमाल करना ही होगा राक्षस देवता को फिर से बंद करने के लिए। फिर जांग यी ने पूछा, ये नेदरवर्ल्ड क्रीपर क्या है? ओडिब्याओ बोला, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंधेरे को अपना लिया और राक्षस देवता के गुलाम बन गए। हम एओ परिवार कई सालों से उनसे लड़ते आ रहे हैं। आओ परिवार के लोग गर्व से मुस्कुराए, लेकिन जांग यी को उन पर भरोसा नहीं हुआ। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो अफ्रीका आज भी इतना पिछड़ा क्यों है? जांग यी ने मन में सोचा। तभी ओडेब्याओ ने कहा, हमारे पास सबूत है, और आओ ग्वानहाई ने अपनी थैली से एक जली हुई काली सी लाश निकाली। यह है गोस्ट वॉकर की लाश, उसने कहा। कार्टियस हंस पड़ा, यह तो किसी बच्चे की जली हुई लाश लग रही है, हमें बेवकूफ मत बनाओ। आओ ग्वानहाई गुस्से में बोला, यह असली लाश है, हम खुद उससे लड़े हैं। कार्टियस ने कहा, तुम कहते हो तुम राक्षसी ताकत से लड़ते आए हो, लेकिन म्यूटेशन तो अभी 3 साल पहले ही शुरू हुआ था। उससे पहले तुम्हारे पास कौन सी ताकत थी? ओडेब्याओ ने जवाब दिया, गोस्ट वॉकर्स जमीन पर कमजोर हो जाते हैं
और हमारे जादू उनके खिलाफ काम करता है। कार्टियर्स हंसते हुए बोला, जादू? हे। बाकी सब भी सोच में पड़ गए। क्या वाकई ये प्रिमिटिव ट्राइब सच कह रहा है? तभी ढम की आवाज आई और ओडेबियाओ ने जमीन पर अपनी हड्डी वाली छड़ी मारी। शायद अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। ओडेबियाओ ने कार्टियर्स की ओर गुस्से से देखा और कहा, तुम हमारे एओ परिवार के जादू का मजाक उड़ाते हो? अब खुद इसका असर देखो। उसके चेहरे पर बना काला टैटू हिलने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। टैटू सफेद हड्डी वाले डंडे पर चढ़ गया और ओडेबियाओ ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कार्टियर्स को लगा उसकी मौत करीब है। तभी दूर से एक तेज आवाज आई, रुको। यह ओलिब था, जो सफेद रोशनी के साथ वहां पहुंचा और दोनों के बीच में आ गया। ओलिब ने कहा, हम इंसानों की भलाई के लिए डीमन आई में जा रहे हैं। अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है। कृपया कार्टियर्स को माफ कर दीजिए। फिर उसने कार्टियर्स की ओर देखा और कहा, तुमने पहले चीफ ओडेबियाओ का अपमान किया है, माफी मांगो। कार्टियर्स डर गया था। उसे लगा अगर ओलिब देर से आता तो वो मर जाता। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं माफी मांगता हूं। ओडेबियाओ ने सख्ती से कहा, अब की बार अगर किसी ने हमारे परिवार का अपमान किया तो उसे मैं खुद खत्म करूंगा। इसके बाद वो अपने लोगों के साथ चला गया। शरौन पास आया और कार्टियर्स से कहा, तुम्हारी जान बच गई। कार्टियर्स ने पूछा, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? शरौन ने जवाब दिया, मैं उसे रोक नहीं सकता था। अगर तुम मर जाते तो बाद में बदला ले सकता था। फिर उसने बताया कि ओ परिवार की हड्डी वाला जादू, बोन इंडेक्स, बहुत खतरनाक है, जिससे जो निशाना बनता है वो मर ही जाता है। जांगी ने यह सब चुपचाप देखा और अपने साथियों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? यंग शिनशिन ने कहा, सच जानना हो तो उस लाश की डीएनए जांच कर लो, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी है मिशन पूरा करना। तभी ओलिब ने सबको समझाया, हम सब डीमन किंग मैमन को रोकने जा रहे हैं। अगर वो जाग गया तो पूरी दुनिया नरक बन जाएगी। इसलिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, चाहे आपस में कोई भी मतभेद हो। अगर किसी ने मिशन बिगाड़ा तो मैं खुद सजा दूंगा। सबने सिर हिलाया और सहमति जताई। चांकी ने पूछा, मैमन डीमन किंग और नेदरवर्ल्ड वॉकर के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर हम सब मिलकर यह मिशन करने जा रहे हैं तो कृपया हमें पूरी जानकारी दीजिए। सभी की निगाहें ओलिब और ओडेबियाओ पर टिक गईं। सच यह था कि किसी को भी डीमन आई के नीचे क्या है ठीक से नहीं पता। ओलिब ने चुप्पी तोड़ी और कहा, हमारी चर्च के पास भी बहुत कम जानकारी है। पुराने ग्रंथों में थोड़ा ही जिक्र है और डेड सी स्क्रोल्स, मूल पवित्र ग्रंथ, भी अधूरे हैं। जांगी ने ओडेबियाओ से पूछा, चीफ ओडेबियाओ, मैं वास्तव में नेदरवर्ल्ड वॉकर्स के बारे में जानना चाहता हूं। जांगी की विनम्रता देखकर ओडेबियाओ थोड़ा नरम पड़ गया, खासकर जब उसने कार्डिलेस के गुस्से वाले बर्ताव की तुलना की। सलाडिन और बाकी लोगों ने भी जानकारी मांगी। ओडेबियाओ ने बताना शुरू किया, पहले जमाने में नेदरवर्ल्ड वॉकर्स बहुत कमजोर थे। ये लोग राक्षस देवता की शक्ति लेकर अपनी आत्मा का बलिदान करते थे और बदले में उन्हें अमृता मिलती थी, लेकिन वो हमेशा अंधेरे में जीते थे और उजाले से डरते थे। तब कोई भी ताकतवर इंसान उन्हें आसानी से मार सकता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कोई नहीं जानता कि उन्होंने क्या रूप ले लिया है। सबसे डरावनी चीज तब होती है जब राक्षस देवता का शरीर सील होता है और उसकी आत्मा बाहर निकलकर गोस्ट वॉकर टेरिटरी में भटकती है। जहां भी वो आत्मा जाती है वहां सूखा, बीमारी, तूफान और मौत फैलती है और वो इंसानों की आत्माएं ले जाती है। ये सब सुनकर सबको ऐसा लगा कि ये एक पौराणिक कहानी जैसी है, लेकिन कुछ न कुछ सच्चाई जरूर छुपी हुई है। जांगी ने कहा, जब मामन को सील किया गया था तब इंसानों की छठी पीढ़ी भी पैदा नहीं हुई थी, इसलिए हमारे पास सिर्फ मिथक ही बचे हैं। हमें असली सच्चाई तो खुद उस जगह जाकर ही पता चलेगी। सभी जानते थे कि नीचे कहीं बहुत बड़ा खजाना छुपा है। पहले भी फ्रीमन्स की यात्रा से कई देशों को बहुत लाभ हुआ था, इसलिए इस बार चाहे जितना भी खतरा क्यों ना हो, सब तैयार थे अंदर जाने को। चांकी और बाकी लोगों ने यह तय किया कि अब डेविल्स आई में जाना है। यह जगह सहारा डिजर्ट के दक्षिण पश्चिम में थी, जहां एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो ऊपर से देखने पर एक विशाल आंख जैसा दिखता है। जांगी ने सभी को वहां पहुंचाने के लिए डायमेंशन डोर खोला,
लेकिन चालाकी से हर बार केवल 3 किलोमीटर की दूरी तय करवाई, ताकि बाद में अगर कोई दुश्मन बन जाए तो वह थोड़ा दूरी बनाए रख सके। जब सब डेविल्स आई के किनारे पहुंचे तो जंग यी को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यह जगह बहुत खतरनाक थी, लेकिन जरूरी भी थी, क्योंकि यहीं से उसकी जिंदगी बच सकती थी। जंग यी ने पूछा, हम नीचे कैसे जाएंगे? ओलिव ने जवाब नहीं दिया और ओडिबियाओ की ओर देखा। ओडिबियाओ ने कहा, मिस्टर केओस, कृपया सील स्टाफ दीजिए, जिससे हम सील की गई जगह का दरवाजा खोल सकें। जंग यी ने बिना कुछ छुपाए स्पीयर ऑफ लॉन्गिनुस बाहर निकाली। यह एक बहुत ही विशाल कांसे की छड़ी थी, जिसे देखकर सब चौंक गए। कडिलेस बोला, तुम लोग इसे भाला कहते हो? ओडेबियाओ ने भाले का निरीक्षण किया और अपने 2 आदमियों को बुलाया। फिर उसने एक सफेद हड्डी का चाकू निकाला और बिना झिझक अपने सीने में चाकू घोंप दिया। उसने अपने सीने की हड्डियां तोड़ी और अपना दिल निकाल लिया। वह लगातार मंत्र भी पढ़ रहा था। उसके पीछे के 2 आदमियों ने भी बिना डरे वैसा ही किया। ये एक शमानिक बलिदान था, पुराने अफ्रीकी आदिवासी तरीकों से। उनकी शांति और साहस देखकर बाकी सब हैरान रह गए। कुछ को डर भी लगने लगा कि अच्छा हुआ इन लोगों से लड़ाई नहीं हुई। फिर उन्होंने अपना खून और अंगों को स्पीयर ऑफ लॉन्गिनस पर चढ़ाया, जिससे सील खोली जा सके। जंग यी और बाकी लोग चुप थे, पर जान गए थे कि अब वो किसी आम जगह पर नहीं है। आगे जो होगा वो आसान नहीं होगा। डेविल्स आई में सब कुछ अजीब हो रहा था। ओडेबियाओ ने अपने शरीर से दिल और आंतें निकाल ली, लेकिन फिर भी मरा नहीं। उसके 2 साथी बलिदान में सच में मर गए। जांग यी को महसूस हुआ कि ब्रॉन्ज पिलर में कुछ बदलाव हो रहा है। अचानक जमीन कांपने लगी। फिर डेविल्स आई की सतह पर दरारें आ गईं। जांग यी हवा में उड़ गया, सोचते हुए कि कोई राक्षस न निकल आए। तभी एक जमीन का टुकड़ा ऊपर उठा और वहां से पानी का एक सफेद चमकीला फव्वारा निकला। फिर कई और फव्वारे निकलने लगे और बहुत तेजी से पूरा गड्ढा पानी से भर गया। अब 48 किलोमीटर चौड़ा यह गड्ढा एक विशाल झील बन चुका था। ऊपर से देखने पर उस झील के बीच में एक विशाल भंवर बना, जो देखने में एक मरोड़ खाई हुई आंख जैसा लग रहा था। ओडेबियाओ ने बिना डर के झील के किनारे से भंवर की ओर देखा और चिल्लाया, यही है सील्ड लैंड का रास्ता। कौन है जो मेरे साथ अंदर कूदेगा? और फिर हंसते हुए वो भंवर में कूद गया। उसके बाद उसकी पूरी एओ जनजाति भी उसी में कूद गई। जंग यी ने भी स्पीयर ऑफ लॉन्गिनुस समेटा और जादुई तलवार लेकर कूद पड़ा। सभी लोग धीरे धीरे भंवर में चले गए। जब जंग यी दोबारा जागा तो वह एक अंधेरे रहस्यमयी जगह पर था। पानी केवल घुटनों तक था। उसने बाकी साथियों को भी बाहर निकाला। डेंग शेंटोंग ने रोशनी फैलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दूरी पर रोशनी गायब हो गई। वह बोला, यह जगह अजीब है, यहां कुछ है जो रोशनी को निगल रहा है। उसने कहा कि यह ममन की शक्ति है, यानी ग्रीड का पाप, जो हर चीज को निगल सकता है, यहां तक कि रोशनी को भी। जंग यी को याद आया कि वह ममन की शक्ति पहले भी देख चुका है और उसी से प्रेरित होकर उसने अपनी सिन ऑफ ब्लास्फेमी शक्ति बनाई थी। जंग यी और उसकी टीम एक अंधेरे रहस्यमयी जगह में पहुंचे थे, जहां चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ पानी की बूंदों की आवाज आ रही थी। वहां बहुत कम रोशनी थी और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग डरे हुए थे। जांग यी ने अपनी बैट सिस्टम चालू की। ये एक तकनीक थी जो आवाज की गूंज से आसपास का नक्शा बना लेती थी। इससे उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया कि आसपास क्या है। उसने डेंग शेंटोंग से कहा कि अपनी रोशनी वाली शक्ति बंद कर दो, ताकि अंधेरे में दुश्मन उन्हें न देख सके। फैटी शू ने बर्फ से बनी आर्मर पहन ली और अपने हथियार के साथ तैयार हो गया, लेकिन फिर ली यंग को दिलासा देने लगा कि वह उसे बचाएगा। जांग यी को यह देख थोड़ी घिन सी आई और वह उनसे दूर हो गया। धीरे धीरे बाकी एलियन ऑर्गेनाइजेशंस और एओ परिवार के लोग भी वहीं आ गए। जांग यी ने सबको रोशनी न करने की चेतावनी दी, क्योंकि थोड़ी सी रोशनी भी उन्हें दुश्मनों का निशाना बना सकती थी। कार्टियस ने चिंता जताई कि रास्ता कैसे ढूंढे। तभी ओलिव बोला कि जांग यी, जो स्पेस पावर में माहिर है, वह रास्ता ढूंढ सकता है। जांग यी ने अपनी माइंड फील्ड शक्ति का इस्तेमाल किया और 5 किलोमीटर के इलाके में खोज की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। सब कुछ खाली था। फ्रीमन्स ग्रुप के लीडर
चैरन ने तब एक और तरीका सुझाया, टेक्नोलॉजी का। उन्होंने ड्रोन बग्स, मशीन वाले कीड़े छोड़े जो चारों तरफ उड़कर रास्ता तलाशने लगे। तभी चारों तरफ से एक अजीब आवाज आई। ओलिब ने अपनी होली सोर्ड निकाली और उस पर सुनहरी आग जला दी। ओडिन भी अपने थंडर पेगासस पर दिखाई दिया, लेकिन अंधेरा बहुत गहरा था। फैटी शू ने चारों ओर देखा, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ भी न दिखना। वह ली यंगयांग को दिलासा दे ही रहा था कि देखा, वह गायब थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद वह किसी भ्रम, इल्यूजन में फंस गया है। सी ऑफ मेमोरी नाम की जगह में जंग यी और उसकी टीम अब भी रहस्यमयी अंधेरे में थी। अचानक फैटी शू को जंग यी की आवाज सुनाई दी। तू ऊपर क्या कर रहा है? फैटी शू ने देखा कि वह हवा में ऊपर उठ गया था, जैसे किसी चीज ने उसे ऊपर धकेला हो। तभी वह कूदकर नीचे आ गया। नीचे देखने पर सबको पता चला कि वहां एक बड़ी कांसे की खंभे, ब्रॉन्ज पिलर उठी हुई थी। जंग यी को यह खंभा बहुत जाना पहचाना लगा, जैसे उसकी स्पीयर ऑफ लॉन्गिनुस से मिलता जुलता हो। वह सचेत हो गया और सभी को सतर्क किया, कुछ बड़ा खतरा आने वाला है। फिर जमीन से एक नहीं बल्कि ढेर सारे कांसे के खंभे निकलने लगे। वे धीरे धीरे घूमते हुए ऊपर बढ़ रहे थे और पूरे मैदान को भरने लगे, जैसे ब्रॉन्ज फॉरेस्ट बन गया हो। ओडिन ने पूछा, क्या ये इस जगह का जाल है? लेकिन कोई जवाब नहीं था। जंग यी सोच रहा था कि शायद ये सब गोस्ट वॉकर्स ने बनाए हों, लेकिन उनके पास इतनी तकनीक होने पर शक था। तभी ओडिन ने अपनी थंडर पावर से एक बिजली वाला भाला, लाइटनिंग स्पीयर बनाया और एक खंभे पर फेंका। पर सब हैरान रह गए। इतनी ताकत के बाद भी वह भाला खंभे को कुछ नहीं कर सका और खुद ही गायब हो गया। ओडिन बोला, ये खंभे किस चीज के बने हैं? उसे समझ आ गया कि ये सुपर पावर्स को बेअसर कर देते हैं, और जंग यी ने भी माना कि ये बहुत खतरनाक हैं। फिर खंभे तेजी से घूमने लगे और सभी के पास आने लगे। जंग यी चिल्लाया, सभी रीइंफोर्समेंट और ऑर्क सिस्टम वाले आगे आओ। शक्ति से काम नहीं चलेगा, हथियार से लड़ो और सीधे छूने की कोशिश मत करना। लू किरण ने गंडम मोड चालू किया और बर्फीला स्नो आउल चलाकर टीम का बायां हिस्सा संभाला। हुआ अपने दूसरे रूप में 20 मीटर लंबा होकर दाएं भाग में खड़ा हुआ। पीछे अंकल यू और लियांग युए थे। सबसे आगे खुद जंग यी था, जो डीमन आर्मर पहनकर सीधे मुकाबले के लिए तैयार था। द सी ऑफ मेमोरी में जंग यी और उसकी टीम चारों तरफ से तेजी से आती कांसे की खंभों, ब्रॉन्ज पिलर्स से घिर गई। ओलिबू ने जंग यी से पूछा कि क्या वो उन्हें यहां से बाहर निकाल सकता है, लेकिन जंग यी ने मना किया। ये बहुत तेजी से आ रही है, बिना समझे कोई भी कदम खतरनाक हो सकता है। जल्द ही ये खंभे मिलकर दीवारों जैसे बन गए और सबको एक कुएं जैसी जगह में घेर लिया। फिर ऊंचाई से भारी भारी खंभों के टुकड़े गिरने लगे, जो इतने बड़े थे जैसे ट्रक के बराबर। अंकल यू ने उन पर मिसाइल से हमला किया, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। जंग यी ने बताया कि ये उसी मेटल से बने हैं जैसे स्पीयर ऑफ लॉन्गिनुस। फिर लियांग युए ने एक लंबी छड़ी से एक खंभे को जोर से मारा। उसे थोड़ा धक्का जरूर दिया, लेकिन वह भी पीछे गिर गई। जंग यी ने समझा कि ये खंभे बहुत भारी हैं और ऊर्जा को सोख लेते हैं, लेकिन बल से पीछे धकेले जा सकते हैं। उसने तुरंत डिमेंशनल डोर खोला, जिससे कुछ खंभे उसके पास खिंच गए। सबको लगा कि समस्या हल हो गई, लेकिन तभी खंभों के टुकड़े दोबारा हवा में उठकर जुड़ने लगे और फिर जमीन पर गिरने लगे। इस बार उन्होंने जंग यी की डायमेंशनल डोर को भी पार कर लिया। जंग यी को समझ आ गया, ये किसी के द्वारा नियंत्रित की जा रही मशीन है। अब सभी को अपनी ताकत से इनका सामना करना पड़ा। हर जगह भारी खंभे गिर रहे थे और सभी बस बचने की कोशिश कर रहे थे। सुपर पावर्स बेअसर हो चुके थे, जिससे मुकाबला और मुश्किल हो गया। ओडिन की बिजली वाली ताकत भी इन खंभों पर बेअसर थी, लेकिन एसगार्ड की तरफ से लोकी बेलिट थॉमस नाम की छोटी लेकिन बहादुर लड़की सामने आई और अपनी बी मैक्स से सामने से हमला रोकने लगी। फिर भी जंग यी और ओडिन दोनों ने कहा, हमें यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा। द सी ऑफ मेमोरी में जंग यी और उसकी टीम अभी भी कांसे के खंभों से लड़ रही थी। सैलाडीन अपनी शक्ति से भाग सकता था, लेकिन अपने दो साथियों को नहीं ले जा सकता था। उसने जंग यी से पूछा कि क्या वो उन्हें डिमेंशनल गेट से बाहर ले जा सकता है। जंग यी ने जवाब दिया, नहीं, यहां बहुत भीड़ है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो कोई सीधे खंभों के बीच जाकर मर सकता है।
औदेबियाओं ने बताया कि यह एक सील की गई जगह की जादुई संरचना है जो किसी राक्षस देवता को बंद करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन सवाल उठा, अगर यह सिर्फ सील है तो हमें क्यों मार रही है? ओलिव बोला, हमें अब सबको मिलकर इससे निकलने का रास्ता खोजना होगा। जांग यी ने फिर कोशिश की कि क्या वो ब्रॉन्ज पिलर्स को अपनी डिमेंशनल स्पेस में रख सकता है, लेकिन अब ये तरीका भी काम नहीं कर रहा था। वह महसूस कर पाया कि खंभे अब उसकी शक्ति के अभ्यस्त हो गए हैं और अगर दरवाजा खोला तो वो बाहर निकल आएंगे। ये खंभे जिंदा नहीं हैं, लेकिन जैसे उनमें समझ है। तभी कार्टियस ने जमीन में हाथ डालकर जोरदार पानी का बवंडर ऊपर उठाया, जिसने गिरते खंभों को पीछे धकेल दिया। फैटी शू ने मजाक में कहा, अब इन्हें लॉर्ड ऑफ द वाटर मार्श कहना चाहिए। कार्टियस का पानी से हमला असरदार रहा। पानी के जरिए गिरते खंभों की ताकत कम हो गई। दूसरी ओर आओ चंगतियान एक विशाल गिद्ध में बदल गया और अपने पंखों से जोरदार तूफान खड़ा कर दिया। यह तूफान इतना जबरदस्त था कि आसपास का सब कुछ हिला दिया। भले ही खंभे पूरी तरह टूटे नहीं, लेकिन उनकी दिशा बदल गई और वे पानी में जा गिरे। फिर भी वे वापस ऊपर उठने लगे और दोबारा खंभों का रूप ले लिया। इस चक्र ने सबको थका दिया, जैसे अंतहीन कांसे की दीवारों से लड़ाई हो रही हो। जंग यी ने आखिर में सोचा कि अगर ये खंभे और स्पीयर ऑफ लॉन्जीनस एक ही धातु से बने हैं तो क्या भाला असर करेगा। उसने भाला निकाला, लेकिन कुछ नहीं बदला। जंग यी ने स्पीयर ऑफ लॉन्जीनस को अपनी शक्ति डिवाइन रिफाइनिंग से मजबूत किया और उसे कसकर पकड़ लिया। वह भाले से कांसे के खंभों को मारने लगा। जैसे ही भाला गिरा, 2 खंभे दूर जा गिरे। यह देखकर सबको उम्मीद जगी। सब बोले, केओस, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जांग यी ने भाले से रास्ता बनाना शुरू किया और सब उसके पीछे चलने लगे। जैसे जैसे वो खंभों को गिराता गया, रास्ता साफ होता गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि गिरे हुए खंभे फिर से उठकर वापस अपनी जगह पर खड़े हो जाते। 20 मिनट तक जांग यी ने पूरी ताकत से रास्ता बनाया, लेकिन उसने महसूस किया कि वो 3000 मीटर चल चुका है। फिर भी इस कांसे के जंगल का अंत नहीं मिला। यह सुनकर सबकी उम्मीद फिर से डगमगा गई। ये जगह किसी सामान्य दुश्मन की तरह नहीं लग रही थी। ऐसा लगता था मानो यह पूरा क्षेत्र खुद में एक जिंदा जाल हो। ओडेबियाओ ने अपनी पुरानी जादुई शक्ति से मंत्र बोले, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। उसने कहा, शायद यह सब गोस्ट वॉकर ने हमारे लिए बिछाया है। अब सबको लगने लगा कि अगर अभी कोई तरीका नहीं निकला तो सब मारे जाएंगे। ओडिन, जो एक 8 पंखों वाले घोड़े पर सवार था, बोला, अब सबको अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। हम इंसानों के सबसे ताकतवर एलियन हैं, हमें यहीं हार नहीं माननी। जांग यी के पास कुछ छुपे हुए हथियार थे, जैसे टियानहाई फोर्ट्रेस, लेकिन इस तंग जगह में उनका इस्तेमाल बहुत खतरनाक था। दोस्त भी घायल हो सकते थे। तभी उसकी नजर पड़ी चैरन पर, जो स्टिक्स नदी का नाविक था। वो बहुत ताकतवर था और अकेले ही कई खंभे हटा चुका था। उसी वक्त उसके पुराने दोस्त कांट ने आकर सुझाव दिया, हम सबको नहीं बचा सकते, लेकिन अगर हम कुछ लोगों को साथ लेकर बाहर निकलें और रास्ता ढूंढें तो शायद कुछ हो सके। जांग यी पहले झिझक रहा था, क्योंकि अगर वो अपने साये की शक्ति दिखाता तो उसका राज खुल सकता था, लेकिन कांट की बात ने उसे अंदर से मजबूती दी। जांग यी ने सबको कहा, मैं पहले रास्ता ढूंढने जा रहा हूं, अकेले जाऊंगा तो ध्यान कम जाएगा और मुझे रास्ते में आने वाले स्पेस नोड्स को कंट्रोल करना आसान होगा। फिर उसने सबको शैडो स्पेस में छुपा दिया और अपनी पूरी ताकत, माइंड फील्ड और बैट सिस्टम एक्टिव कर दी, ताकि वो कांसे के खंभों की चाल समझ सके। उसने डायमेंशन गेट से आगे बढ़ने की कोशिश की। पहली बार कोई फायदा नहीं, दूसरी बार फिर भी बेकार, तीसरी, चौथी, 5वीं बार, लेकिन हर बार उसके सामने फिर वही कांसे के खंभों का जंगल आ जाता। उसने ऊपर उड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वहां भी खंभे उठकर उसका पीछा करने लगे। चारों तरफ सिर्फ कांसे के खंभे ही थे, जैसे ये पूरा इलाका एक बंद जाल हो। उसे लगा, क्या ये कोई जाल है जिसमें घुसते ही कोई बाहर नहीं निकल सकता? तभी उसके दोस्त कांट ने उसे हिम्मत दी, ओल्ड जांग, हार मत मानो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जांग यी अभी कुछ सोच ही रहा था कि चुपचाप खड़ी यंग शिनशिन ने पहली बार आवाज लगाई, भाई, मुझे लगता है मुझे पता है ये क्या है। जांग यी चौंक गया। उसने जल्दी पूछा, क्या देखा तुमने? यंग शिनशिन बोली, पहले लगा ये कोई मैकेनिकल ट्रैप है,
लेकिन अब समझ में आया कि ये कीमेन दुंजिया की एंशिएंट फॉर्मेशन है। जंग यी ने यह शब्द सुना था, लेकिन उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। ये हुआक्शु देश की पुरानी रहस्यमयी विद्या है, जो भविष्य को भूतकाल और वर्तमान से समझने की कोशिश करती है। यांग शिनशिन ने पहले से कई एंशिएंट किताबें पढ़ी थीं, जैसे लियनशान, गुइजांग, जोई और हेटुलवोशु। उसने कहा, भाई, अब जल्दी है, मैं ज्यादा समझा नहीं सकती, लेकिन अगर ये सच में कीमेन दुंजिया है तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। जंग यी को यह सब ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन उसे भरोसा था कि विशेषज्ञ का काम विशेषज्ञ ही करे। उसने यांग शिनशिन पर विश्वास किया। जंग यी ने यांग शिनशिन से कहा, अब तुम बताओ क्या करना है। यांग शिनशिन ने समझाया कि यह जो कांसे के खंभों वाली जगह है, वह कीमेन दुंजिया नाम की एक पुरानी रहस्यमयी जाल जैसी फॉर्मेशन है। अगर कोई सही रास्ते से ना जाए तो वह इसमें हमेशा के लिए फंस सकता है। वह बोली, हमें शंग गेट से घुसना है, फिर जिंग से गुजरना है और आखिर में काई गेट से बाहर निकलना है। अगर हम इधर उधर चलते रहे तो बस चक्कर ही काटते रहेंगे। जंग यी को याद आया कि 3 किंगडम्स में ज़ुगे लियांग ने भी ऐसी जाल बनाई थी। उसे रास्ता समझ आ गया और उसने यांग शिनशिन की मदद से कांसे के खंभों के बीच सही दिशा में चलना शुरू किया। रास्ते में खंभों की स्थिति लगातार बदल रही थी, पर शिनशिन ने कहा कि यह सब भ्रम है, असली रास्ता नियमों पर चलता है। जांग यी ने स्पीयर ऑफ लॉन्गिनस से रास्ता बनाते हुए जिंग गेट तक पहुंच गया और फिर काई गेट से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसे समझ आया कि यह जाल असल में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गलत दिशा में घूमते रहने से वह बहुत बड़ा लग रहा था। यांग शिनशिन अब भी शैडो स्पेस में थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका दिमाग बहुत तेजी से गणना कर रहा था, जैसे कोई सुपर कंप्यूटर। उसने बताया कि यह कीमेन दुंजिया फॉर्मेशन असल में हुआक्शु देश की एक प्राचीन विद्या है, जिसे हजारों साल पहले बनाया गया था। ये वही लोग थे जिन्होंने ममन जैसे दानवों को भी सील किया था। जंग यी और बाकी लोग यह सुनकर हैरान रह गए। क्या हमारी मानव सभ्यता का स्रोत वही प्राचीन लोग हैं? शिनशिन ने कहा, हो सकता है, और अगर भविष्य में हम किसी नई मानव पीढ़ी को बनाए तो उनकी संस्कृति हमसे अलग होगी, जैसे पश्चिम और हुआशु देश की संस्कृति आज अलग है। उसने कहा, संभावना है कि क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में जिस जुलोंग दैत्य का जिक्र है वही असल में मामन हो। अंधेरा अभी भी चारों तरफ फैला था, लेकिन जंग यी को अब राह मिल चुकी थी। जंग यी ने तय किया कि वह कांस्य खंभों की जाल में फंसे लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। उसने यांग शिनशिन से कहा, हमें वापस जाना होगा और उन्हें बचाना होगा। शिनशिन ने अपनी गणनाओं से रास्ता फिर से समझा और बोली, अब मैं इस जाल की चालों को समझ चुकी हूं। यह उतना खतरनाक नहीं है जितना दिखता है। जांग यी ने फिर से प्रवेश किया और लोगों को बचाने के लिए कांस्य खंभों के जाल में वापस गया। चिनलिंग ड्रैगन वेन के नीचे एक रहस्यमयी दुनिया छुपी है, जहां पुराने और भविष्य के दृश्य साथ साथ मौजूद हैं। वहां बैंगनी पिरामिड हैं जो बिजली से चमकते हैं। ये पिरामिड असल में प्राचीन वेदी ऑल्टर हैं, जिन पर पुराने समय में देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। इस दुनिया के एक गहरे गड्ढे अबिस में एक रहस्यमयी प्राणी की आंखें खुलती हैं। वह हजारों साल पुराना है और बहुत कुछ देख चुका है। वह बुदबुदाता है, वे मुसीबत में हैं, लेकिन यह तो पहले से तय है, मैं भी इसे नहीं बदल सकता। दूसरी ओर एक सफेद वस्त्र पहने बाई लॉन्गजी युएनमो नाम का व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, युएनमो, मुझसे मिलने आओ। वह तुरंत गायब होकर उस गहरे गड्ढे में पहुंच जाता है। वहां की आवाज चेतावनी देती है, कोई जो ड्रैगन के पास पहुंच गया है। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। युएनमो पूछता है कि क्या यह सब पहले से अनुमानित था। आवाज जवाब देती है, इस बार समय बदल रहा है। इंसान बहुत कमजोर हैं, लेकिन भविष्य में वही रास्ता दिखा सकते हैं। हमें उनके साथ मिलकर काम करना होगा। दूसरी ओर शंगजिंग सिटी के अर्थ टेम्पल में होटू साधना कर रही है। वह अपने अंदर की शक्ति से भी खुद को मजबूत कर रही है और बाहर से भी, जैसे शक्तिशाली आत्माओं की सहायता से। तभी एक काली ड्रैगन युएनजिंग की आवाज आती है, औरत, तुम भाग्यशाली हो, हमारे पूर्वज तुम्हें बुला रहे हैं। होटू को बहुत खुशी होती है
क्योंकि वह जानती है कि अगर हुआक्सू देश को ड्रैगन क्लान का समर्थन मिल जाए तो आने वाली प्रलय में कुछ उम्मीद बच सकती है। होथू बहुत खुश थी जब उसने सुना कि ड्रैगन कबीले के पूर्वज ने उसे बुलाया है। हालांकि वह उस पूर्वज को नहीं जानती थी, लेकिन युएनजिंग की आवाज से समझ गई कि वो कोई बहुत ही ऊंचे स्तर का प्राणी है। अचानक अर्थ टेम्पल का दरवाजा एक तेज हवा से खुल गया। युएनजिंग, जो एक काला ड्रैगन है, तेजी से आया और बोला, 700 साल हो गए, मैं अब वापस जा रहा हूं। हुतू बिना किसी विरोध के उसके साथ चल दी। वे एक भूमिगत दुनिया में पहुंचे जहां प्राचीन सभ्यता अब भी जीवित थी, एक सुंदर और उन्नत जगह। युएनजिंग असली ड्रैगन की तरह दिखता था, काले रंग का, 4 पैरों वाला, बिना पंखों के उड़ने वाला विशाल प्राणी। यह वही जगह थी जहां ड्रैगन कबीला हजारों साल से छिपा हुआ था। युएनजिंग की आंखों में भावनाएं थीं। वह 700 साल पहले बाहर गया था, लेकिन समय के नियमों के कारण वह बंदी बना लिया गया था और शेंगजिंग सिटी में एक कुएं में कैद रहा। अब जब दुनिया में परिवर्तन हो रहा है तो वह फिर से लौट सका। तभी जमीन से एक सफेद रोशनी निकली और एक सफेद ड्रैगन उड़ता हुआ आया। वह था बाई लोंगजी। दोनों ड्रैगन, काला और सफेद, आकाश में एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। यह उनका अभिवादन करने का तरीका था। होटू ने उसे पहचान लिया। बाई लोंगजी ने कभी वाक्सू किंगडम को बचाया था। फिर तीनों एक गहरे गड्ढे, अबिस में पहुंचे। वहां दोनों ड्रैगन इंसानी रूप में आ गए और हाउटू उनके पीछे पीछे चली। युएनजिंग ने झुककर प्रणाम किया। पूर्वज, युएनजिंग वापस आ गया है। लेकिन पूर्वज ने बिना कोई भावना दिखाए सिर्फ कहा, एक तरफ खड़े हो जाओ। हाउटू को युएनमो ने आगे बुलाया। वह आगे आई और बोली, मानव ग्वानलोंग, पूर्वज को नमस्कार। उसने जानबूझकर खुद को हाउटू नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि इन प्राचीन शक्तियों से बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए। पूर्वज ने गंभीर स्वर में कहा, यह दुनिया अब बदलने वाली है। कोई भी इस विपत्ति से नहीं बच सकता। मैं तुम्हें एक खास कला सिखाऊंगा, द्रुक कबीले को सील करने की शक्ति। यह ब्रह्मांड के नियमों को समझने की भी ताकत है। अगर तुम इसे सीख गई और अपने लोगों को सिखा पाई तो एक दिन ये ज्ञान काम आएगा। फिर होटू के सामने का स्थान रोशनी से भर गया। होटू ने जैसे ही रोशनी वाले घेरे में कदम रखा, चारों ओर काली और सफेद रोशनी एक रहस्यमय गोल आकृति बन गई। वह सब कुछ याद रखना चाहती थी, इसलिए उसने ध्यान से देखा और उस क्षेत्र में चली गई। बाई लोंगजी, युआनमो और हेइलोंग युआनजिंग ने चुपचाप देखा। फिर युआनमो बोला, मैं जा रहा हूं, इसे समय पर बाहर भेज देना। युआनजिंग ने पूछा, कहां? युआनमो ने बस इतना कहा, मुझे और काम करने हैं, और गायब हो गया। होतू अब अकेली थी और ज्ञान लेने लगी। हालांकि वह बहुत तेज नहीं थी, लेकिन स्मार्ट डिवाइस की मदद से उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया ताकि बाद में सीख सके। पुराने पूर्वज की आवाज आई, सब कुछ याद कर लिया? होटू ने आदर से कहा, हां, कर लिया। लेकिन फिर उसने एक सवाल किया, अगर इंसान ही कमजोर है और वो हर समय जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये शक्तियां किस काम की? अगर हम बच ही नहीं पाए तो ये ज्ञान आगे कैसे बढ़ेगा? ये सुनकर पूर्वज थोड़ी देर चुप रहे। होतू चुपचाप खड़ी रही। उसे डर था कि कहीं उसने कोई सीमा न पार कर दी हो। फिर धीरे धीरे आवाज आई, तुम लोगों के पास एक ऐसी चीज है जो और किसी जाति के पास नहीं। सोचो कि एलियंस की असली प्रकृति क्या है। अगर तुम ये समझ गई तो इंसान बहुत तेजी से ताकतवर बन सकते हैं। नहीं समझे तो इतिहास में खो जाओगे। होतू सोच में पड़ गई, पर उसे समझ नहीं आया। दूसरी सभ्यताओं की ताकत, ज्ञान और तकनीक इंसानों से कहीं ज्यादा थी। फिर इंसानों में ऐसा क्या था जो उन्हें बाकी से अलग करता? लेकिन पूर्वज ने इस पर और कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, अब मैंने तुम्हें जो सिखाना था सिखा दिया। तुम इस ज्ञान का कितना उपयोग कर पाती हो ये तुम्हारे ऊपर है। फिर युआनजिंग पास आया और ठंडे स्वर में कहा, अब तुम जा सकती हो। बिना कुछ पूछने का मौका दिए उसने अपना असली काले ड्रैगन का रूप लिया, होटू को अपनी पीठ पर बिठाया और ऊंचाई की ओर उड़ गया। होटू अब भी उस प्राचीन पूर्वज की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि यही बातें पूरी हुआक्सू कंट्री और इंसानों के भविष्य का रास्ता बदल सकती हैं, पर बहुत सोचने के बाद भी वह नहीं समझ सकी कि असली बात क्या थी
उसने नीचे उड़ते हुए ब्लैक ड्रैगन से पूछा, तुम जानते हो कि पूर्वज का मतलब क्या था? ब्लैक ड्रैगन ने भारी आवाज में कहा, मैं नहीं जानता। मैं 700 साल से यहां नहीं था और पूर्वज तो कभी कभी ही किसी से बात करते हैं। हो तू हैरान रह गई, तो वो कितने साल से जिंदा हैं? ब्लैक ड्रैगन बोला, कोई नहीं जानता। जब मैं पैदा हुआ वो पहले से थे और मेरे दादा के समय भी वो थे। हाउटू को अब समझ आने लगा कि जैसे कुछ एलियंस अमर हैं, वैसे ही वो पूर्वज भी शायद अमर ही हैं। कई इंसानों में भी बदलाव के बाद लंबे जीवन के लक्षण दिखे हैं। कुछ तो इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन्हें पुराने जमाने के देवता कहा जा सकता है। अब हाउटू ने सोचा कि वो वापस जाकर मेंग युअनजुन और शंग डाओवेन की मदद लेगी और शेंगजिंग की सोचने वाली टीम के साथ मिलकर पूर्वज की बातों को समझने की कोशिश करेगी। अगर वो बात समझ आ गई तो ह्वाक्सू कंट्री जरूर आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ जांग यी और यांग शिनशिन ने किमेन दुनजिया की तकनीक से फंसे हुए लोगों को बचाने की योजना बनाई। वो फिर से उसी जाल में गए ताकि बाकी एलियन टीमों को निकाल सकें। अंदर फंसे हुए लोग मुश्किल में थे। ब्रॉन्ज पिलर्स बहुत भारी थे और लगातार गिर रहे थे। अधिकतर एलियन तो सिर्फ अपनी शक्ति या जादू से ही लड़ सकते थे और उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन एक मजबूत लड़ाका शरॉन था, जो कोलंबिया की नेचुरल साइंस एसोसिएशन से था। वो 2 मीटर लंबा था और अपनी ताकत से गिरते ब्रॉन्ज पिलर्स को पकड़कर ऊपर फेंक देता था। कार्टियस नाम का दूसरा एलियन पानी पर खड़ा होकर लड़ाई में मदद कर रहा था। सब लोग मिलकर लड़ रहे थे, पर यह जगह जैसे कोई भूल भुलैया थी। ओडिन ने कहा, अगर हम जल्दी नहीं निकले तो थक कर मर जाएंगे। लेकिन सबकी नजर जांग यी पर थी, खासकर कनेरो की। वो जांग यी को अपना लक्ष्य मानता था, दुश्मन और आदर्श दोनों। उसे पूरा यकीन था कि जांग यी के साथ रहोगे तो बच जाओगे। जांग यी यानी केओस ने सबको चेतावनी दी थी कि इस जगह में स्पेस बेस्ड पावर का इस्तेमाल करना खतरनाक है। अगर कोई गलत जगह पर गया तो ब्रॉन्ज पिलर्स उसे कुचल देंगे। कुछ लोगों ने सोचा केओस कहीं मर तो नहीं गया, लेकिन सैलाडिन ने कहा, नहीं, वह सबसे समझदार एलियन है, वो जरूर रास्ता ढूंढ रहा होगा। सैलाडिन खुद भी छाया बनकर इस जगह से निकलने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार घूम फिर कर वहीं लौट आता था। तब उसे समझ आया कि ये जगह असली नहीं, कोई खास जाल, इल्यूजन है। बिलेट थॉमस नाम की छोटी पर गुस्सैल लड़की ने पूछा, अगर केओस को रास्ता मिल भी गया तो क्या वो हमें छोड़कर चला जाएगा? लेकिन कार्डिलेस ने कहा, नहीं, वह जरूर लौटेगा। उसे पता है कि अकेले जिंदा रहना मुश्किल है, इसलिए वो हमें साथ ले जाएगा। हालांकि वो जांग यी से नफरत करता है, पर उसकी बुद्धि को मानता है। तभी अचानक जांग यी की आवाज हवा में गूंजी, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। सबने देखा कि डायमेंशनल गेट खुला और केओस जांग यी बाहर आया। ओलिबू ने तुरंत पूछा, तुमने रास्ता ढूंढ लिया? जांग यी ने सिर हिलाया, हां, लेकिन चलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई पिछड़ गया तो मर सकता है। उसने सभी को चेतावनी दी कि काफी लोग हैं और ब्रॉन्ज पिलर्स बहुत तेजी से घूमते हैं। बस एक गलत कदम और मौत तय है। ये जगह जैसे एक जिंदा मांस काटने की मशीन थी। यांग शिनचिन रास्ता निकालने में माहिर थी। उसने पूरे ग्रुप को सही दिशा में चलने में मदद की। जांग यी ने सबको आदेश दिया, तेज चलो, पर सावधानी से। सैकड़ों एलियन उसके पीछे पीछे गए, लेकिन कुछ लोग गलती से पीछे रह गए और भारी ब्रॉन्ज पिलर्स में कुचल गए। उनके शरीर के टुकड़े उड़कर साथियों पर गिरे, जिससे सब और डर गए। जांग यी जानबूझकर धीरे चला ताकि कम से कम लोग मरे। आखिरकार सबने मौत के इस भयानक रास्ते को पार किया। जब सबने पीछे देखा तो उन्हें हैरानी हुई। जिस ब्रॉन्ज पिलर मेज को वे अनंत समझ रहे थे, वो उतना बड़ा नहीं था। वो बस एक दिमागी भ्रम था। जैसे ही सब बाहर निकले, ब्रॉन्ज पिलर्स अपने आप पानी में समा गए और चारों तरफ फिर से शांति छा गई। एक आदमी ने धीरे से कहा, यह जगह सच में बहुत अजीब है। इस अजीब सी जगह में कोई भी चीज साफ नहीं दिखती थी। सबको सिर्फ अपने बैट सिस्टम से चीजें पहचाननी पड़ रही थीं। एक टेम्पलर ने अपने हाथ उठाए और उसकी हथेली पर एक मोटी किताब बन गई। वह बोला, भगवान ने कहा, रोशनी हो। तभी किताब अपने आप खुली और एक तेज रोशनी फैल गई। इस रोशनी में 3 अजीब प्राणी साफ नजर आए। वो दिखने में इंसान जैसे थे, लेकिन उनके सिर काले कौवे जैसे थे। पुराने जमाने की आर्मर पहने थे
और उनके हाथ में कोई अजीब हथियार था, दिखने में बंदूक जैसा, लेकिन बंदूक नहीं था। उनका शरीर काले लोहे जैसी चमड़ी से ढका था, ठंडा, अंधेरा और डरावना। उन्हें देखकर सबके दिल में अजीब डर पैदा हुआ, मानो किसी बुरे सपने को सच में देख रहे हों। इसे अनकैनी वैली इफेक्ट कहते हैं। जब कोई चीज इंसान जैसी हो लेकिन पूरी तरह इंसान ना हो तो डर लगता है। ओडेबियाओ चिल्लाया, ये गोस्ट वॉकर हैं, शैतान के सेवक। डर के बाद कुछ टेम्पलर नाइट्स उन पर हमला करने दौड़े। एक ने हाथ से आग निकाली और पूरी जगह को जला दिया, लेकिन तभी एक काली रोशनी आई और आग को 2 हिस्सों में काट दिया। एक कौवा सैनिक ने अपनी भयानक भाले से हमला किया। 2 टेम्पलर नाइट्स, जिनकी ताकत 9000 पॉइंट से ज्यादा थी, एक ही झटके में 2 हिस्सों में कट गए। कोई जादू नहीं, सिर्फ ताकत और सही हमला। लियांग युए ने जांग यी के पास खड़े होकर कहा, ये सच्चे लड़ाके हैं। फिर आओचंगतियन नाम का एक और योद्धा आगे आया। उसने भारी काली छड़ी उठाकर सामने से हमला किया, लेकिन कौवा सैनिक ने चतुराई से बचकर सीधे उसके सिर पर भाले से वार कर दिया। युद्ध बहुत खतरनाक और तेज था। और परिवार के लोगों ने जब 3 काले कौवे जैसे सैनिकों पर हमला किया तो वो एकदम शांत और मजबूत नजर आए। वे किसी मशीन जैसे लड़े, न डर न घबराहट। जब काले रथ जैसा ताकतवर एलियन एओ कंगतियान ने हमला किया तब भी वे डरे नहीं। एक कौवा सैनिक ने उसकी मार से बचकर पलटवार किया। एओ चंगतियान ने जमीन पर पैर जमाया और अपनी बाईं हथेली से एक तेज हवा छोड़ी, जो कौवे सैनिक को जोर से लगी। कौवा पीछे घिसटता गया। उसके बाद ओ चंगतियान के शरीर पर काले निशान उभरने लगे और वह एक बड़े गिद्ध में बदल गया। गिद्ध ने जोर की आवाज की और सीधा एक कौवे सैनिक पर हमला किया, लेकिन कौवा सैनिक भी पीछे नहीं हटा। उसने अपने भाले से गिद्ध की चोंच को रोका और दोनों पीछे हटे। ओडेबियाओ ने सभी को चेताया, अंधेरे में रहने वाले इन प्राणियों की ताकत और बढ़ जाती है, संभल कर। जैसे ही उसने ये कहा, एक कौवा सैनिक की छाती में अचानक एक चमकती तलवार घुस गई। उसके पीछे खड़ा था नाइट्स टेम्पलर का डिप्टी कमांडर, सूर्य का देवदूत मिडलेन। हमें पता है कि ये सूरज की रोशनी से डरते हैं, उसने कहा। एओ परिवार पहले ही बता चुका था कि ये अंधेरे में रहने वाले गोस्ट वॉकर्स सूरज की रोशनी से डरते हैं। मिडलेन की तलवार से कौवा सैनिक के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन मरने के बाद भी उसका मांस हिल रहा था, जैसे उसमें कुछ जीवन बाकी हो। अब डेंग शेंटोंग सामने आया। उसके हाथों से तेज रोशनी निकलने लगी। उसकी सुंदरता और तेज रोशनी देखकर वहां के सैनिक और चर्च के लोग भी उसे देखने लगे। उसने अपने हाथ फैलाए और एक चमकता हुआ रोशनी का गोला हवा में छोड़ा, जिसे कहा गया हेवनली स्टार। ये रोशनी सूरज जैसी थी और जैसे ही फैली, कौवे सैनिकों ने आंखें बंद कर लीं। उनके शरीर से काला धुआं निकलने लगा, लेकिन असली डर तब सामने आया। वो 3 कौवे सैनिक अकेले नहीं थे। उनके आसपास का सारा इलाका ऐसे ही सैनिकों से भरा था। सबने प्राचीन कवच पहना था, हाथों में धारदार हथियार थे और लाल आंखों से खून की भूख झलक रही थी। अब जाहिर था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। ओडेबियाओ ने सभी से कहा, जो भी गोस्ट वॉकर बनता है वो बहुत ताकतवर होता है। ये सब नरक से निकले हुए योद्धा हैं, सावधान रहो। इनमें से कोई हजारों साल पुराना महान योद्धा भी हो सकता है। डेंग शेंटोंग की रोशनी से थोड़ी जगह रोशन हुई थी। इसी बीच एंजल ऑफ द सन सलिवन ने अपनी पवित्र तलवार उठाई और प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, इस अंधेरे में हम तुम्हारे सामने प्रार्थना करते हैं। तुम वह रोशनी हो जो कभी बुझती नहीं। हम जानते हैं कि तुम्हारी शक्ति हर बुराई से बड़ी है। कृपया अपने प्रकाश से इन राक्षसों को खत्म करो। सलिवन ने जैसे ही प्रार्थना शुरू की, उसकी तलवार सूरज की रोशनी से चमकने लगी और उसके पीछे से पारदर्शी फरिश्तों के पंख निकल आए। उसकी चमकदार आभा देखकर जांग यी और उसके साथी चौंक गए। यह जुनजेंग सेक्ट की आस्था की शक्ति थी, दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था। सलिवन की आवाज के साथ साथ सभी नाइट्स टेम्पलर सैनिकों ने अपनी तलवारें उठाईं और ईश्वर से शक्ति की मांग की। यहां तक कि ओलीब ने अपने गले की चांदी की क्रॉस को चूमा और बोला, हे प्रभु, आपकी बात अंधेरे को चीर दे और बुराई को खत्म करे। हमें तीरों और छल से डर न लगे। आपकी शक्ति में सब कुछ संभव है। हमें अंधेरे से बचाइए। आमीन।
उनकी तलवारें सूरज की रोशनी जैसी जलने लगीं और वे सब सूरज जैसे तेज दिखने लगे। अब इनको खत्म करो, सब सैनिक चिल्लाए और कौवा सैनिकों की ओर दौड़े। कौवा सैनिकों की आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे वे आत्मा खो चुके थे और पूरी तरह अंधेरे के गुलाम बन चुके थे। इन सैनिकों ने इंसानों की सेना की ओर हमला किया, बिना बोले लेकिन जोरदार ताकत से। जंग यी ने डंग शिनटोंग से पूछा, क्या तुम हमें आशीर्वाद दे सकते हो? डंग शिनटोंग बोला, कर सकता हूं, लेकिन फिर मैं लड़ नहीं पाऊंगा। जंग यी ने हामी भरी। डंग शिनटोंग ने अपनी ताकत फैलाकर सबको शक्ति दी। सेक्रेड बॉडी ब्लेसिंग। इससे कमजोर शरीर भी ताकतवर हो गया। अब जंग यी की बारी थी। उसने अपनी जलती हुई लाल जादुई तलवार उठाई और बोला, स्पीड अप 100 टाइम्स, स्वॉम्प ऑफ टाइम, सेकेंड हैंड ऑफ टाइम। उसने सभी ताकतों को जोड़ लिया और अकेले ही दुश्मन की ओर दौड़ पड़ा। कौवा सैनिकों ने तुरंत उसे घेर लिया और कई दिशाओं से भालों से वार किया, लेकिन जंग यी ने अपनी तलवार से अंधकार और रोशनी की ताकत को मिलाकर एक विशाल तूफान बना दिया। पक 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 आवाजें आईं। कौवा सैनिक उस तूफान में बह गए और टुकड़ों में बंट गए। हर तरफ मांस के टुकड़े उड़ने लगे और पानी में गिरकर उसे काला कर दिया। बाकी इंसानों की सेनाएं भी हमला करने लगीं। कौवा सैनिक ताकतवर थे, पर सूरज की रोशनी से कमजोर हो रहे थे। सलिवन और डेंग शेंटोंग की रोशनी ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी वे डरे नहीं और अंधेरे से घिरे हुए फिर से हमला करने लगे। जैसे जैसे और सैनिक मरे, उनका मांस पानी में मिल गया। अब सिर्फ काला पानी और मांस का कीचड़ रह गया था। फैटिक शू ने अपनी 9 दांती फावड़ा उठाया और जमीन पर मारा। आइस फॉर 1000 माइल्स। चारों ओर बर्फ जम गई और दर्जनों कौवा सैनिक फंस गए। लियांग युए ने झपट्टा मारा और चमकती तलवार से सबके सिर काट दिए। वह रुका नहीं, हर दुश्मन को टुकड़ों में काटता रहा। तभी जमीन कांपी। पानी का तालाब अचानक हिलने लगा। सब पीछे हटे और सतर्क हो गए। जंग यी ने देखा कि अब तालाब का पानी पूरी तरह काला हो चुका था। वो खून और मांस से सड़ चुका था। जंग यी और बाकी लोग अभी भी काले तालाब के पास खड़े थे। तभी पानी धीरे धीरे हिलने लगा। पहले तो कंपन हल्का था, लेकिन फिर तेज होता गया और एक भंवर में बदल गया। कौवा सैनिकों ने हमला बंद कर दिया और दूर से देखने लगे। भंवर के बीच से एक बहुत बड़ा शरीर बाहर आया, एक विशाल क्रो सोल्जर, जिसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर थी और काले लोहे के पंख उसकी पीठ से निकले हुए थे। उसके शरीर से इतनी गहरी काली धुंध निकल रही थी कि सबका दिल डर से कांप गया। ओडेबियाओ चिल्लाया, ये फैंटम्स का भगवान है, ये राक्षस मैमन की आत्मा का हिस्सा है। ये लॉर्ड ऑफ द फैंटम्स था, मैमन के मन की बुरी इच्छाओं से बना एक जीव। ये कोई आम दुश्मन नहीं था, ये क्रो ऑफ ईविल कहलाता है, युद्ध और सेना का प्रतीक। ओडिन अपने 8 पंखों वाले पेगासस पर चढ़ा हुआ था। उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया और वहां बिजली से बनी एक तेज भाला बनी, इटर्नल स्पीयर, गुंगनेर। यह भाला कभी निशाना नहीं चूकता। ओडिन ने भाले को हवा में फेंका। वह भाला सीधा क्रो ऑफ ईविल की ओर गया, लेकिन क्रो ऑफ ईविल ने अपने काले भाले से उसे रोक लिया। एक अदृश्य ढाल बन गई। धड़ाम! बिजली चारों ओर फैली। सबको पीछे हटना पड़ा, पर जब धुआं छोटा तो क्रो ऑफ ईविल वैसा का वैसा खड़ा था, हवा में उड़ता हुआ, उसकी आंखें ठंडी और डरावनी। ओडिन हैरान था। मेरे भाले का उस पर कोई असर नहीं हुआ। क्रो ऑफ ईविल ने कुछ नहीं कहा, बस अपना भाला उठाया और अचानक वह गायब हुआ। पल भर में वह ओडिन के सामने आ गया और सीधा उसके सीने में भाला घुसेड़ दिया। ओडिन ने भी पलटकर इटर्नल स्पीयर से हमला किया, पर दोनों भाले टकराए और बिजली का धमाका हुआ। क्रो ऑफ ईविल का भाला काले धुएं से ढका था, साधारण दिखने वाला पर बहुत घातक। एक झटके में ओडिन की बिजली की ढाल टूट गई। भाला उसके सीने में घुस गया और वह घोड़े से उछलकर पीछे गिरा। छपाक! वह खून से लथपथ तालाब में गिरा। ओडिन को नहीं लगा था कि वह इतनी आसानी से हार जाएगा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बाईं तरफ से एक काली रेखा आई और क्रो ऑफ ईविल के सिर पर जोर से टकराई। क्रो ऑफ ईविल दूर जा गिरा और ओडिन की जान बच गई। ओडिन जल्दी से अपने घाव पर दवा लगाकर खून रोकने की कोशिश करने लगा। तभी लुईज आंद्रे, हेला, दौड़ती हुई आई, जिसने अपनी आत्मा एक ताबूत में छुपा रखी थी।
उसे मारना नामुमकिन था। उसने अपनी उंगली काटी और अपने खून को ओडिन के जख्म पर लगाया ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। लुईस का खून सिर्फ अमृता नहीं बल्कि तेज चिकित्सा शक्ति भी रखता था। ओडिन के जख्म जैसे ही उसके खून से छुए जल्दी भरने लगे। ओडिन ने दूर देखा, जंग यी अपने हाथ में स्नाइपर राइफल पकड़े खड़ा था जिसमें से काला धुआं निकल रहा था। अभी अभी उसी की गोली ने ओडिन की जान बचाई थी। ओडिन ने गहरी सांस ली और बोला, केओस, तुम्हारा शुक्रिया। जंग यी ने शांत लहजे में कहा, इस बंदूक में राक्षसों को निगलने की ताकत है। क्रो ऑफ ईविल की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन जंग यी की टाइम सेकंड हैंड शक्ति उससे भी आगे थी। यह शक्ति आने वाले 4 सेकंड की घटनाएं पहले ही दिखा देती है। ओडिन की इटर्नल स्पीयर बहुत ताकतवर थी, लेकिन क्रो ऑफ ईविल ने उसे आसानी से तोड़ दिया। उसकी काली भाले में बिजली निगलने की शक्ति थी जो उसकी ताकत को और बढ़ा देती थी। क्रो ऑफ ईविल के पास यह खास डीमन डिवावरिंग क्षमता थी जो मैमन के बुरे सपने से आई थी। जंग यी की गोली कोई आम गोली नहीं थी, वह न्यूक्लियर लेवल की ताकत रखती थी। अब उसकी ताकत इतनी है कि वह अकेले ही किसी बड़े दुश्मन को भी टक्कर दे सकता है। क्रो ऑफ ईविल अंधेरे से धीरे धीरे बाहर आया। उसका चेहरा अभी भी शांत था, बिना गुस्से या डर के, बस एक खामोश हत्या की इच्छा। कचाक कचाक। पास ही बाकी क्रो सैनिक भी आगे बढ़ने लगे। उनके शरीर पर लोहे का पुराना कवच था और भाले हाथ में थे। उनके चलने से धातु की टकराहट की आवाजें गूंजने लगीं। उनकी सेना का दबाव सबके दिल पर भारी पड़ रहा था। जंग यी ने गहरी सांस ली। वह खुद क्रो ऑफ ईविल से भिड़ने का मन बना चुका था। उसे पता था कि अगर दुश्मन किसी स्ट्रेंथ टाइप पावर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे ही मुकाबले में आगे आना होगा। तभी उसके कानों में कांट की आवाज आई, अरे ओल्ड जंग, इतनी जल्दी मत कर। अभी उसकी पूरी ताकत पता नहीं चली। पहले दूसरों को कोशिश करने दे। तू क्यों सबसे पहले जाकर उन्हें फायदा दे रहा है? जंग यी ने कांट की ओर देखा, फिर सिर झुकाकर कुछ सोचा और फिर सिर हिला दिया। यह जगह बहुत खतरनाक है। अगर हम में से कोई भी छुपने की सोचे तो हम सब मारे जाएंगे। अब हमें मिलकर लड़ना होगा। कांट ने हल्की सांस छोड़ी। तू तो समझदार है, पर बाकी लोग? जंग यी ने आंखों में आत्मविश्वास के साथ कहा, फिक्र मत कर, मुझे पता है क्या करना है। फिर वह आगे बढ़ा और टीम के आगे खड़ा हो गया, बाकी लीडर्स के साथ। तुम सब इन आम सैनिकों से निपटो। ये भले ही ज्यादा हों, पर हमारी फौज उन्हें संभाल सकती है। लेकिन इस क्रो ऑफ ईविल से हम लीडर्स निपटेंगे। जंग यी ने लियांग युए और बाकी लोगों को आदेश दिया। ठीक है लीडर। फैटी शू ने अपने 9 दांती रैक को मजबूती से पकड़ लिया और यांग शिनशिन ली यंगयांग की रक्षा में तैयार हो गया। लू किरण ने अपने रोबोट सैनिक और स्नो आउल मीचा को बाहर निकाला, युद्ध के लिए तैयार।